जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी जो भी भविष्य की महिला पर्यवेक्षक हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आपकी क्लास लेकर आए हैं। और इसमें हमने है ना जो आपका 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च और 10 मार्च तक के जो पेपर थे उनका एनालाइज कर फिर हम आपके लिए पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चंस इस मैराथन क्लास में लेकर आए हैं। और ये जो क्लासेस है, ये क्लास जो है ये रेगुलर चलती हैं। आपको ये क्लास जो है दोपहर 11 बजे मिल जाती है। और एक क्लास हमारी जो है वो आपको शाम को 7 बजे मिलती है। तो आपको दोनों क्लास, और जो शाम को 7 बजे मिलती है वो CDP बाल विकास से संबंधित क्लासेस हम ले रहे हैं। और इधर जो है आपके जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक से हम क्लास लेते हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये आपको इनकी PDF भी हम देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और ये जो है आज की जो क्लास रहेगी वो आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित रहेगी। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आज की क्लास है, जिसमें हमने आपको पूरे नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं पोषण और जो स्वास्थ्य से संबंधित। और ये जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, उससे रिलेट क्वेश्चंस कर करके लेकर आए हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको टॉप 70 क्वेश्चंस आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लगाइएगा। और इनके जो आंसर हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ये जो आपका बिल्कुल दोनों शिफ्ट, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट से हमें जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस बनाकर आज की क्लास में लेकर आए हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिलेक्शन करवाने वाले क्वेश्चंस ही है, क्योंकि इसमें आप जब क्वेश्चंस देखेंगे आप खुद कहेंगे कि, और जिससे भी जो पेपर देकर आया है उनसे पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ कि इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका खंड 1 को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन चैप्टर आपका जो है जो टॉपिक है उससे संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चंस इसमें लेकर आए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास देखने से पहले एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने एक मैथ की मैराथन क्लास ली है, और जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने उसमें बिल्कुल सॉल्व करवाया है। उसी टॉपिक से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, और जितने बन सकते थे, जिस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके जो कि महिला पर्यवेक्षक में बन सकते थे, वो सभी कॉन्सेप्ट हमने उसमें आपको करवाए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये मैथ की क्लासेस नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा। ये आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है उसमें ये क्लास आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, और योजनाओं से संबंधित ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें भी आपको हमने इसकी क्लास भी ले चुके हैं। और क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, योजना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्लास भी हमने ली है। और ये भी नहीं देखी है तो वही आप टॉप 100 वाले प्ले लिस्ट में जाके टॉप 100 क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको योजना वाला जो क्लास है मैराथन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप योजना वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से एनालाइज करके ही हम क्वेश्चंस पेपर आपकी क्लासेस बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग क्लास को बस शेयर ज़रूर किया करें। जितने भी लोग क्लास को देखते हैं आप लोग शेयर ज़रूर करते रहा करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं।
तो सभी लोग क्लास को देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग को आंसर लगाना स्टार्ट कर देंगे और सभी लोग आंसर, क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, बताइए भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। मतलब हमारे भोजन में इनमें से मेन जो अनिवार्य अवयव है वो कौन सा है, बताइए क्या चीज़ हमारे भोजन में होना आवश्यक होता है, बताएं। तो देखिए हमारे भोजन में जैसे कि हमें देखा जाए प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमें क्या देता है, तो हमारे शरीर की मरम्मत, नए ऊतकों का निर्माण करना, ये सब किसका कार्य होता है, तो ये होता है किसका, प्रोटीन का कार्य होता है। फिर आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देने का कार्य करता है। तो देखिए अगर भोजन में अनिवार्य अवयव देखें तो कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही अनिवार्य अवयव है। हमारे भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं कौन सा, मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है, मोनोसेकेराइड होता है। एक कौन सा होता है, डाइसेकेराइड होता है। और एक कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। 3 होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन आ जाता है, तो हमारा ग्लूकोज आ जाएगा इसमें और फ्रक्टोज आ जाएगा, ठीक है। और जबकि डाइसेकेराइड में से कौन आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड में कौन आ जाएगा, तो स्टार्च आ जाएगा और सेल्यूलोज आ जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करेगा, सिर्फ एनर्जी देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का ही कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर जरूर देंगे, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। बताइए इनमें से मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है। प्रोटीन करेगा, विटामिन्स करेगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट करेंगे, या फिर जल करेगा। बताइए कौन सा जो तत्व है जो हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है, बताएं। सभी लोग बताएंगे कि ईंधन का काम हमारे शरीर में कौन करता है। इनमें से कौन जो है वो हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे हमारे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे शरीर में अगर हम प्रोटीन का देखें, तो अभी हमने प्रोटीन का बताया आपको। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में क्या करता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन हमारे ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करता है ना। एक सेकंड रुके हम आपको, ये क्या करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। ये क्या करता है, ऊतकों की मरम्मत करने का काम करता है। ऊतक, नए ऊतक बनाना, टूटी फूटी जो हमारे ऊतक होते हैं, मसल्स होते हैं, उनका मरम्मत करने का काम करता है ना, मरम्मत करने का, ठीक है। विटामिन क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है हमारे अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करता है। कौन करता है, तो वो विटामिन करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर ऊर्जा देने का काम करता है ना, ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक है। ऊर्जा देने का कार्य करता है, कौन करता है, तो वो करेगा कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद जल जो है वो क्या करता है, तापमान नियंत्रण रखने का कार्य करता है, हमारे शरीर का तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि जो हमारे मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो ईंधन का काम कौन करेगा, जो ईंधन जो जिससे हमें एनर्जी मिलेगी वही हमें क्या करेगा, ईंधन देने का काम करेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बताइए, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? जो कैप्सूल्स होते हैं, हम गोली दवाई खाते हैं, वो जो कैप्सूल्स आते हैं उनके ऊपर जो हल्का ट्रांसपेरेंट जो कवर होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, अंडे का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, या फिर स्टार्च का बना होता है? बताइए किसका बना होता है? सभी लोग आंसर लगाएंगे कि जो कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है। तो देखिए, जो कैप्सूल का आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण रहेगा वो हमारे स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। स्टार्च एक क्या है? तो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है, मतलब कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या है? इसमें जो दवाई का कैप्सूल्स जो होते हैं उनका आवरण स्टार्च का बना होता है, ताकि हम जब खाते हैं तो वो क्या हो जाता है? घुल जाता है, ठीक है। और अगर सेल्यूलोज देखें तो आपने देखा होगा गन्ने की जो छिलके रहते हैं, जब हम गन्ने का जूस निकाल लेते हैं फिर उसके बाद जो छिलका बचता है उसमें सेल्यूलोज ही होता है। प्रोटीन तो मरम्मत करने का कार्य भी करता है, ठीक है। अंडे के छिलके में कैल्शियम वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, शहद का प्रमुख घटक है, बताइए शहद का प्रमुख घटक क्या है? बताएं, शहद किससे मिलेगा? ग्लूकोज, सुक्रोज, या माल्टोज, या फिर फ्रक्टोज? बताएंगे, सभी लोग आंसर लगाएंगे कि जो शहद है, जो शहद है उसका प्रमुख घटक कौन सा है? बताएं। सभी लोग राइट आंसर इसका लगाते हुए साथ साथ हमारे चलेंगे, और क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। आप सभी लोग से हमें प्रार्थना है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलें। देखिए, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज है। ये किस में पाई जाती है? तो फलों में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो फलों में होती है, ये है ना, ये फलों में उपस्थित होती है। इसे शहद है ना, शहद का प्रमुख घटक भी होती है ये। और इसके अलावा हम देखें तो प्राकृतिक जो है ना, प्रकृति से प्राप्त क्या है ये? तो शर्करा है, प्रकृति से प्राप्त शर्करा है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? तो इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? तो ब्लड शुगर कहते हैं, इसको आप याद रखें, ठीक है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और सुक्रोज क्या होती है? तो इसे टेबल शुगर कहते हैं ना, जो हम खाते हैं ये क्या है? तो ये जिसे हम खाते हैं, ये हमारे जो घर में हम यूज़ करते हैं शुगर, वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। तो आप इसको भी याद रखें। और शहद में कौन होता है? तो फ्रक्टोज शुगर होती है, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती? बताइए, इनमें से कौन सी शर्करा है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देती है? बताएं, कौन सी शर्करा जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करती है? जैसे लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, या फिर ग्लूकोज? बताएं। देखिए, जब भी हमें कभी है ना, क्या कहते हैं, कोई जैसे कि हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, या फिर कभी भी कोई किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको खाना नहीं खिलाया जाता है, तो उस दौरान हम किसकी बोतल चढ़ाते हैं उसको? तो उसको बोतल मतलब कि जब भी मतलब खाना बीमार होते हैं तो हमें सबसे पहले ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो ग्लूकोज एक क्या है? ग्लूकोज एक तत्काल ऊर्जा देने वाला शर्करा है ना। कौन सा है? तत्काल ऊर्जा देने वाला क्या है? शर्करा है। लैक्टोज की क्या होती है? तो दूध की शर्करा कहते हैं, इसे दूध की शर्करा कहेंगे। लैक्टोज को क्या कहेंगे? दूध की शर्करा कहते हैं, ठीक है। लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी कौन सी शर्करा देती है? तो वो देती है हमारे ग्लूकोज, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा हमको? ग्लूकोज दे देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, अब इसमें से बताइए, शहद में मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, या फिर विटामिन होता है? तो देखिए, अभी हमने देखा शहद में मुख्यतः क्या होता है, प्रमुख घटक उसका क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज एक क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहद में अगर देखें तो मुख्यतः क्या होता है, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट अभी हमने बताया 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अच्छा विटामिन में देखें तो विटामिन में भी विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं और एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलने वाले और जल में घुलने वाले। वसा में घुलने वाले कौन कौन से होते हैं? तो ए होता है, डी होता है, ठीक है, ई होता है और के होता है। ये सब किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं, इसलिए इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। जबकि जल में घुलने वाले कौन से हैं? बी पूरा, मतलब बी ग्रुप, और फिर कौन सा होता है? सी। तो इसलिए इनको अधिक मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। तो इसके भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, या फिर खनिज लवण देता है? तो देखिए सबसे अधिक अगर इनमें से ऊर्जा देता है, सबसे अधिक कौन देता है? तो सबसे अधिक देता है वसा, और सबसे लास्ट तक देता है। सबसे अधिक देता है और सबसे लास्ट तक कौन देता है? वसा देता है। फिर उसके बाद कौन देता है? प्रोटीन देता है। फिर उसके बाद कौन देता है? तो उसके बाद देता है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कैसे हैं कि सबसे देर तक ये देता है, फिर उसके बाद ये, और फिर सबसे ये। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है ना। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। इसको आप याद रखेंगे। और अगर है ना क्या कहते हैं, विटामिन सी की देखें तो विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं। याद रखें, विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, खनिज लवण ऊर्जा नहीं देते हैं। ऊर्जा सिर्फ कौन देता है? तो वसा देता है, प्रोटीन देता है और कार्बोहाइड्रेट देता है। याद रखें, वसा ऊर्जा कौन देता है? सिर्फ वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए बताइए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। बताइए किस रूप में हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संग्रह होता है? बताएंगे सभी लोग आंसर लगाएंगे। शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फिर ग्लूकोज के रूप में? बताइए किस रूप में हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में इकट्ठा होकर मतलब हमारे अंदर संचित होकर रहता है? बताएंगे सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रहता है हमारे शरीर में किस रूप में होता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है वो हमारे शरीर में? तो ग्लाइकोजन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखें किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? बताइए एथलीट जो है वो क्या चीज़ खाते हैं जिससे कि उनको है ना जल्दी और ज़्यादा एनर्जी मिलती है? तो वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? बताइए किससे है ना सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी मिलती है और क्या होता है वो खाना भी खाते हैं, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और उससे जल्दी ऊर्जा भी उनको मिल जाती है? बताएं वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? और ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो एथलीट्स के बारे में, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह से हमको क्या होती है? एनर्जी ज़्यादा मिलती है ना। क्या मिलती है हमको? एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है और जल्दी एनर्जी भी मिलती है ना। जल्दी एनर्जी जैसे ग्लूकोज वगैरह से हमको क्या हो जाती है? जल्दी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक
लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। देखिए, अगर आपने कोई भी कठोर कार्य किया, बहुत लंबे समय तक कोई कार्य कर रहे हैं और थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाती है, हमारी जो मांसपेशियाँ हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो वो किस कारण से थक जाती हैं? क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है इसलिए थक जाती हैं, पेशी तंतु थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है इसलिए, या ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है? बताइए बताइए। तो क्या होता है, देखिए, जब भी हमारे है ना क्या होता है, तो हमारे शरीर में जैसे हम कोई भी मेहनत का कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा मेहनत वाला जिसमें हमें वजन उठाना हो, इस तरीके का भारी कार्य करते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, हमारी मांसपेशियाँ थक जाती है। क्यों थक जाती है? क्योंकि हमारे है ना शरीर में क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा कम हो जा मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी वहाँ पर मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। तो वो लैक्टिक एसिड जब जम जाता है तो हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं, वो जैसे कि ठस जाने से संबंधित, मतलब ठस जाती है ना, बहुत कड़क हो जाती है वो जगह, कैसी हो जाती है, थोड़ी कठोर हो जाती है। तो जिसके कारण से हमें क्या लगता है, हमारी मांसपेशियों में थकान सी हमको महसूस होने लगती है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का जमना, है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जम जाता है। फिर हम थोड़ा देर कुछ नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, वहाँ ऑक्सीजन जाने लगती है, और धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड जो जमा था वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे हटने लगता है, और फिर हमें फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स सा फील हो जाता है। तो राइट आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताइए, जो रक्त में ग्लूकोज है उसकी मात्रा को किससे व्यक्त किया जाएगा? बताइए, एम मतलब मिलीमीटर से, या फिर mg के प्रति डेसीमीटर से, या भाग प्रति मिलियन मीटर में, या फिर ग्राम प्रति लीटर में? बताइए किस में व्यक्त करते हैं? जो ग्लूकोज का स्तर मतलब हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा बतानी है तो किससे बताएंगे? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग प्रति मीटर, भाग प्रति मिलियन मीटर में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, किसमें? भाग प्रति मिलियन मीटर में इसको दिखाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट है कि प्रोटीन, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? देखिए, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? बताइए, अमीनो अम्ल जो है कितने अमीनो अम्ल, प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल, ये जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो इसकी यूनिट इकाई क्या होती है? तो इसकी यूनिट इकाई होती है अमीनो अम्ल। क्या होता है इसकी यूनिट इकाई? क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। ये मतलब कि अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। क्या? अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं कौन? प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो रहते हैं कितने प्रकार के? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जिसमें से कैसे होते हैं, 10 जो होते हैं आवश्यक होते हैं, और 10 जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, अनावश्यक होते हैं। ठीक है, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं, याद रखें, है ना। 10 आवश्यक होते हैं और 10 जो रहते हैं अनावश्यक होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? बताएं, शरीर में जो ऊतकों का निर्माण कौन करता है? अभी अगर आपने देखा थोड़ा सुना होगा ध्यान से तो आप बिल्कुल इसका आंसर लगा देंगे कि शरीर में अमीनो जो ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है, वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, या फिर विटामिन से होता है? बताइए किससे होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण? अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आपका जो
क्लास को शेयर करते हैं, आपका ये जो सपोर्ट मिलता है बस वही हमारे लिए मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो हमको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि आपको पसंद नहीं आ रही, तो फिर हम जो कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं तो वो हम और मेहनत तो हम आपके लिए करते ही हैं, हमेशा कंटेंट अच्छे ही लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप लोग शेयर वगैरह करेंगे क्लास को तो हमें और भी ज़्यादा उत्साह मिलेगा कि चलिए अब हम और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं। तो आप थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप हमारी क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। बताएं। तो देखिए, जो शरीर का ऊतक होते हैं वो किससे बनते हैं, तो हमारे प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, शरीर का ऊतक जो रहता है वो किससे बनते हैं, तो प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। बताइए, प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए क्या माना जाएगा, कि शरीर का निर्माण करने वाला होगा, या ऊर्जा का उत्पादन करने वाला होगा, या विनियामक का कार्य करता है, या फिर स्थूलता वर्धक होता है। मतलब कि हमारे शरीरों का में अंगों का निर्माण करने में, या फिर ऊर्जा देने वाला है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, या फिर स्थूलता वर्धक मतलब किसी चीज़ की स्थिति को बनाए रखने का कार्य करता है। बताइए किस कार्य में आता है प्रोटीन, हम क्यों खाते हैं। तो याद रखें, प्रोटीन हम किस लिए खाते हैं, ताकि वो हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण कर सके। ऊर्जा तो देता ही है, लेकिन साथ में हमारी जो ऊतक हैं, है ना, जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करता है, नए ऊतकों का निर्माण करने में काम करता है। तो है ना, इसके प्लस में वो ऊर्जा भी देता है। आप लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में दिया है कि शरीर के अंगों का निर्माण, तो फिर आप वही आंसर इसका लगाएंगे। ठीक है, बताइए एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, या एमिनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल होते हैं। बताइए क्या होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं। सभी लोग आंसर लगाएंगे और बताएंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, या फिर एमिनो अम्ल। तो देखिए, जो एंजाइम्स होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, मूलतः ये प्रोटीन्स होते हैं ना। और ये जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण। एमिनो अम्ल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन मरम्मत का कार्य करता है। ठीक है, मरम्मत का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, तो ऊर्जा देने का कार्य करता है। और लिपिड भी जो होता है ये भी क्या करता है, वसा भी क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर में टेम्परेचर को भी नियंत्रित रखता है। ठीक है, गर्म करता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, कि ये क्या हो जाते हैं, एंजाइम्स एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में जो जैविक सिस्टम में बताइए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बताइए जैविक सिस्टम में जो हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, अगर कोई भी जैसे कि कोई भी जैविक बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैविक क्रिया हो रही है, जैविक कोई भी तंत्र है। ठीक है, जैविक तंत्र में देखिए, जैविक तंत्र में क्या करेगा, कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है ना, कोई भी रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया में अगर इस रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया मतलब किस प्रकार से हो रही है, धीमी हो रही है, तेज हो रही है, तो अगर इस रासायनिक क्रिया की अगर प्रक्रिया को तेज करना है तो उसके लिए कौन सा पदार्थ जो रहेगा उत्तरदायी रहेगा, जीवाणु रहेगा, डीएनए रहेगा, या फिर एंजाइम रहेगा, या फिर प्रोटीन रहेगा। बताइए कौन सा। कोई भी जैविक के तंत्र में रासायनिक क्रिया को तेज करना है तो उसके लिए कौन सा पदार्थ जो रहेगा वो उत्तरदायी रहेगा। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो जैविक रासायनिक क्रियाओं को तेज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ना, प्रयोग में आते हैं ना। तो कोई भी हमारी जो शरीर में रासायनिक क्रियाएं चलती हैं उनको अगर तेज करते हैं तो वो कौन करते हैं, तो वो तेज करने का काम एंजाइम्स का होता है। किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। और एंजाइम्स क्या हैं, एक प्रकार के प्रोटीन हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, एक प्रकार के प्रोटीन हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या है, बताइए कहाँ पर उपस्थित है। जो अल्फा कैरोटीन जो होता है, अल्फा कैरोटीन ये कहाँ पर हमारे शरीर में कहाँ पर मिलेगा, तो रक्त में मिलेगा या त्वचा में मिलेगा या बताइए उनमें उपस्थित होता है या फिर अंडों में उपस्थित होता है। बताइए कहाँ पर उपस्थित होता है। सभी लोग बताएंगे कि जो अल्फा कैरोटीन है वो एक प्रोटीन है और ये हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होता है, रक्त में, त्वचा में, उनमें या फिर अंडों में। बताइए कहाँ पर उपस्थित होगा, ये सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगी कहाँ पर उपस्थित होता है, तो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, अल्फा कैरोटीन हमारी त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है, हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन कहाँ पर होता है, तो हमारे त्वचा में उपस्थित होता है। और ये जो त्वचा होती है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है ना, सबसे त्वचा जो होती है शरीर का सबसे बड़ा अंग जिसको बोलते हैं, त्वचा को बोला जाता है ना, सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो त्वचा ही होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन मिलता है, तो सोयाबीन में क्या मिलेगा, प्रोटीन के लिए खाया जाता है और कितने प्रतिशत, 42, 50, 60 या फिर 80। देखिए आपने हमारी पहले की क्लास देख रखी होंगी तो उसमें बिल्कुल हमने हर चीज़ के बारे में बताया था कि किस में कितना प्रोटीन मिलता है। आपने अगर नहीं देखी है तो फिर भी आप बताइए, फिर हम बताएंगे कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सोयाबीन में जो है ये सोयाबीन में 42% क्या मिलता है, 42% प्रोटीन मिलता है। तो ये जो है ना जो शाकाहारी होते हैं वो सोयाबीन से बनी चीज़ों को खाना चाहिए अगर उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो, है ना, पूर्ति के लिए, आपूर्ति के लिए उनको सोयाबीन से बनी चीज़ें खाना चाहिए। फिर सोयाबीन अगर देखें तो मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है ना, राजकीय फसल है, ठीक है, राजकीय फसल है। और इसलिए मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोया स्टेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये किसका है, तो ये जो ये सोयाबीन जो है ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, साल्मोनेला। तो रासायनिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरकुलेसम इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरकुलेसम इसका रासायनिक नाम है। आप इसको भी याद रखें, सोलेनेसी कुल का होता है ये, है ना, सोयाबीन। चलिए ये एक कैसा है, तो इससे तेल बनता है, मतलब कि ये एक कैसी फसल है, तो तेल जो तिलहन फसल है, ये एक कैसी है, तो ये तिलहन फसल है, ठीक है, तिलहन फसल है, आप ये भी याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, बताइए इनमें से किस में नहीं पाया जाएगा, मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में। बताएं जो है प्रोटीन इनमें से किस में नहीं पाया जाता है, मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। बताएं किस में नहीं पाया जाता है, तो देखिए मांस में बिल्कुल प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, दूध में भी प्रोटीन होता है, ठीक है, और दाल में भी प्रोटीन मिलता है देखने को, ठीक है। लेकिन चावल जो होता है, चावल में प्रोटीन नहीं होता, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्रोटीन मांस में मिलेगा, दूध में भी मिलेगा, दाल में भी मिलेगा। प्रोटीन किस में, सोयाबीन में भी मिलेगा, ठीक है, सोयाबीन में भी मिलेगा, ठीक है, सोयाबीन में भी मिलेगा। फिर इसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन मतलब कि इन सब में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है ना। बताइए कि इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत बताइए। इनमें से किसमें मिलेगा, उड़द में, मूंग में, चना में या फिर सोयाबीन में। तो अभी हमने देख लिया है कि जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में कितना, तो सोयाबीन में 42%, ठीक है। देखिए 42% क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में 42% क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और ये कैसी है, तो तिलहन फसल है। ये कैसी है, तिलहन फसल है। ये कैसी है, तिलहन फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा, तो ये सोयाबीन में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले एक बार हम आपको बता दें कि आपकी जो योजनाओं से अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें योजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने योजना से संबंधित एक क्लास भी ली है जिसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन योजना के कराए हैं। अगर अभी तक आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को देखिए, ताकि आपके 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक जो है वो आपके सही हो सकें। तो बिल्कुल आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर टॉप 100 वाले क्वेश्चन के सेक्शन में जाएं और वहाँ से ये वाली क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल को जिन्होंने भी, मैम सर अगर न्यू स्टूडेंट कोई भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, वो आपको मैटर नहीं करता है। आपको मैटर करता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, बताइए किससे पाते हैं। शाकाहारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलेगा, अनाज से मिलेगा, दालों से मिलेगा, उनको सब्जी से मिलेगा या दूध से मिलता है। बताइए शाकाहारी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है। शाकाहारी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, अनाज से मिलेगा, दालों से मिलेगा, सब्जियों से मिलेगा, दूध से मिलेगा। बताइए किससे मिलेगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा याद रखें दालों से मिलता है। किससे मिलता है, तो दालों से मिलता है। तो शाकाहारियों को सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो किससे मिलेगा, तो शाकाहारी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल से मिलता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अनाजों से, अनाज से, सब्जी से, ये सबसे, दूध से, ये सबसे क्या मिलेगा, विटामिन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन चाहिए तो सबसे ज़्यादा अनाज से भी मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा दालों से मिलता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे घर के बगल में थोड़ा शादी है तो इसलिए आपको ढोल वगैरह की थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है। अब बताइए प्रोटीन का इनमें से सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो बिल्कुल सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है तो इसलिए हम सबसे इसको तुरंत थोड़ा सा कम समय में ही कर देते हैं ना, स्किप कर देते हैं, मतलब कि बता देते हैं। और जिसमें आपको समझाने की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल हम उसमें रुक कर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी जिससे में लगेगा हमें फैक्ट्स देने की ज़रूरत है तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है, बताइए कहाँ होती है, बाहरी त्वचा में या वसा ऊतक में या यकृत में या फिर एपिथीलियम में। बताइए कहाँ पर मानव
चलिए, आपको थोड़े से ढोल की आवाज़ वगैरह आई होगी, लेकिन अब नहीं आएगी। अब बताइएगा। चलिए, तो मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? तो मानव शरीर में जो वसा होता है वो कहाँ पर जमा होगा? तो वसा ऊतक में जमा होता है। कहाँ पर होता है? तो वसा ऊतक में जमा होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस मिला, उसके लिए सभी को सभी से हम आपको माफ़ी चाहते हैं कि आपसे माफ़ी चाहते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस मिला है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बगल में शादी है तो इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन अब नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वसा ऊतक हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करता है? देखिए, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे जो वसा होता है वो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करेगा? तो शरीर के लवणों के क्षय के विरुद्ध, या फिर शरीर की ऊष्मा क्षय के विरुद्ध, या फिर वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या फिर आवश्यक, ठीक है, और आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। बताइए किसके विरुद्ध? तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे जो विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? वो किसके विरुद्ध करेगा? तो याद रखें, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि शरीर की ऊष्मा क्षय के विरुद्ध काम करेगा। किसके? शरीर की ऊष्मा क्षय के विरुद्ध क्या करता है? काम करता है। ऊष्मा क्षय के विरुद्ध क्या करेगा? अवरोध में काम करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह क्यों कर पाता है? अगर एक ऊंट है और वो बहुत दिन तक मरुस्थल में रह रहा है तो वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्या अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, या अपनी कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, उपाचय क्रिया को कम करके, या पानी का प्रयोग को कम करके? बताइए किस कारण से ऊंट जो है कुछ मतलब कि बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में भी रह लेता है? बताएं क्यों रह लेता है, क्या कारण है उसका? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो उसके पास जो कुबड़ होती है उसमें जो जमा चिकनाई होती है उसका प्रयोग करके वो क्या करता है? कुछ दिनों तक जो है मरुस्थल में भी रह लेता है। ठीक है, उसका यूज़ करके वो कुछ दिन तक क्या कर लेता है? मरुस्थल में रह लेता है। तो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए इनमें से किस में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी? प्रोटीन में से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, या विटामिन से? आप है ना भावनाओं में नहीं बहेंगे कि ऊर्जा किससे मिलती है, उसका लगा दिया। उसमें ये पूछा है कि प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती? प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, ये पूछा है। ठीक है, भावनाओं में आकर आप हर कुछ नहीं लगाएंगे। देखिए, अगर जिन्होंने भी इसका राइट आंसर क्या लगाया है, वसा लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है। और जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट लगाया है तो उसने सिर्फ ऊर्जा नहीं पूछा है कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, उसने पूछा है प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा से मिलती है। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? प्रति ग्राम के हिसाब से वसा से, फिर मिलती है प्रोटीन से, और देन मिलेगी फिर किससे? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, तो याद रखें, पहले इससे, फिर इससे, और फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द जो है किसने दिया है? मेंडल ने, पास्चर ने, या फिर फंक ने, या फिर लेनिक ने? बताइए किसने दिया था? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि जो विटामिन शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है।
तो देखिए विटामिन शब्द जो है किसने दिया है, तो विटामिन शब्द फंक ने दिया है। किसने दिया है, विटामिन शब्द फंक ने दिया है। याद रखें, विटामिन शब्द फंक ने दिया है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं विटामिन, है ना। एक होते हैं किसमें, वसा में घुलनशील होते हैं, और एक किसमें होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जल में कौन से, ए होता है, और सी वसा, जबकि वसा में कौन से होते हैं, सॉरी ए नहीं होगा, बी और सी, ठीक है। जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी, और वसा में घुलनशील ए हो जाता है, डी हो जाता है, ई हो जाता है, और के, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बताइए इनमें से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होगी, वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से, या फिर विटामिन से। कि इनमें से कौन जो है जिसमें है ना एनर्जी क्या होती है, एब्सेंट होती है, एनर्जी नहीं मिलती है, तो वो क्या है, उसमें वसा से नहीं मिलेगी, या फिर हार्मोन से नहीं मिलेगी, प्रोटीन से नहीं मिलेगी, या फिर विटामिन से नहीं मिलती है। बताइए किससे जो है ऊर्जा हमको नहीं मिलती है। तो देखिए याद रखें आप, प्रोटीन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, वसा से मिलती, हार्मोन से मिल जाती है, और किससे मिल जाएगी हमको, प्रोटीन से मिल जाएगी। लेकिन वसा से, सॉरी विटामिन से कोई भी हमको क्या नहीं मिलती है, तो कोई भी हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। हमें विटामिन से जो है वो क्या मिलेगी, सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। रोगों के प्रति हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। किसको हम रक्षात्मक पदार्थ कहेंगे। इनमें से कौन जो है हमें प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। विटामिन्स करेंगे, प्रोटीन्स करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, या फिर वसा करेंगे। बताएं कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहेंगे, विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, या फिर वसा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल विटामिन्स को हम क्या कहेंगे, रक्षात्मक क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। याद रखें विटामिन ए जो है वो किससे रक्षा करता है, तो विटामिन ए हमारे आँखों से संबंधित, दृष्टि से संबंधित है ना। विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाती है, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी नामक क्या हो जाता है, रतौंधी नामक हमको रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हमको क्या हो जाता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जो है वो क्या हो जाता है, तो जो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती, प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। और विटामिन के से क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमने में मदद मिलती है ना, रक्त का थक्का जमने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विटामिन था, और हमने विटामिन से संबंधित थोड़े क्वेश्चन आपको बीमारियां भी बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किससे मिलेगा, इनमें से गाजर से, बैगन से, नींबू से, या फिर चावल से। बताएं किससे सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, किस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का जो नाम है, केमिकल रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम इसका क्या है, तो केमिकल नाम क्या है इसका विटामिन ए का, तो रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। याद रखें, ठीक है, रेटिनॉल इसका नाम है, जो कि सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, इनमें से तो गाजर में मिलता है। किस में मिलता है, गाजर में मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मछली के तेल में मिलेगा, ठीक है, मछली के तेल में मिलेगा, ठीक है, सब्जियों में मिलता है ना, दूध में मिलता है। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताइए कहाँ पर हमारे शरीर में ए जो है कहाँ पर भंडारित होता है, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, या फिर ब्रक मतलब किडनी में। बताइए कहाँ पर होता है,
हमारे शरीर में यकृत जो विटामिन ए है कहाँ पर स्टोर होता है, भंडारित होता है, बताएंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे कि कहाँ पर भंडारित होता है। तो देखिए जो हमारा विटामिन ए है हमारे शरीर में कहाँ पर, तो यकृत में, हमारे लिवर में भंडारित होता है। कहाँ पर होता है, तो हमारे लिवर मतलब कि यकृत में भंडारित होता है, ठीक है, हमारे लिवर में संचय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। अभी ही थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाएगा। आप बताइए, रिकेट्स हो जाएगा, बेरी रतौंधी, या फिर प्लेग हो जाता है। तो देखिए अगर हम देखें तो विटामिन ए से विटामिन ए की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाएगा। तो विटामिन ए की, देखिए ये रिकेट्स जो है वो किससे होता है, तो विटामिन डी से होता है। किससे होता है, विटामिन डी से हमें रिकेट्स हो जाता है। विटामिन B1 से क्या हो जाता है, विटामिन B1 से क्या हो जाएगा, तो विटामिन B1 से हमको हो जाएगा क्या, बेरी हो जाएगा। और पेलेग्रा तो किससे होता है, तो मुर्गी वगैरह इनसे ये जो है किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। जबकि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए से हो जाता है। तो रतौंधी जो हो जाएगा ये किससे हो जाता है, तो विटामिन ए से होता है। विटामिन ए से कौन सा होता है, तो वो रतौंधी जो होता है विटामिन ए से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थायमीन है, बताइए थायमीन है, थायमीन क्या है, विटामिन सी का नाम है, विटामिन B2 का नाम है, विटामिन 6 का नाम है, या विटामिन B1 का नाम है, बताइए किसका नाम है। देखिए विटामिन सी का नाम अगर देखें स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, तो विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड है। तो ये तो होगा नहीं। अब आता है विटामिन B2, B6 और B1। तो याद रखें थायमीन किसका नाम है, तो विटामिन B1 का नाम है, ठीक है। B1 का नाम क्या है, तो थायमीन है। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमीन विटामिन B1 का नाम है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस में कोबाल्ट धातु मिलेगी, बताइए। विटामिन के में मिलेगी, विटामिन B12 में, B6 में, या फिर B2 में, बताइए किस में मिलेगी कोबाल्ट किस में मिलेगा। कोबाल्ट नामक धातु किस विटामिन में मिलती है। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो क्लास को लाइक भी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए जो कोबाल्ट है किस में मिलता है, तो विटामिन B12 में। किस में, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट नामक धातु मिलती है, ठीक है। किस में मिलती है, तो कोबाल्ट नामक धातु विटामिन जो B12 है उसमें मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए सूक्ष्म छिकोप का मनुष्य के प्रकोप से किस विटामिन की कमी हो जाती है। बताइए अगर आप है ना घाम में नहीं बैठते हैं, धूप में नहीं मिलते हैं, बताइए, है ना, तो जो किस विटामिन कौन सा जो विटामिन है अगर हम उसको धूप में नहीं बैठेंगे तो वो विटामिन की हमारे अंदर कमी हो जाएगी। तो बताइए कौन से विटामिन की कमी से, तो बताइए कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी धूप में नहीं निकलने से। विटामिन के की कमी, विटामिन डी, विटामिन के या ए या फिर सी। तो देखिए विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, तो विटामिन के देखिए सबके बारे में लिख देते हैं एक बार। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जम पाता ना, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है ना, ठीक है, विटामिन के की कमी से। वहीं पर अगर विटामिन डी की कमी से देखें तो रिकेट्स रोग हो जाता है। किससे हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, मतलब कि हमें शाम के समय दिखाना बंद हो जाता है। विटामिन सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है।
तो अब है ना रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें सुबह की धूप से मिलता है। अगर हमें धूप नहीं मिल रही है तो हमारे अंदर विटामिन डी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विटामिन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, साइनोकोबामिन किसका नाम है। ये तो देखिए आपके लिए कितना इजी पड़ गया। अभी आपने देख लिया कि कोबाल्ट किस धातु का नाम है। ठीक है, कोबाल्ट किस धातु का नाम है, उससे आपको अभी हमने बताया था। तो देखिए साइनोकोबालामिन जो है उसका रासायनिक नाम है। तो किसका रासायनिक नाम है, ये विटामिन B12 का नाम है। किसका नाम है, ये विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B12 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें कौन सा, तो कोबाल्ट धातु मिलती है। इसमें कौन सी, कोबाल्ट धातु इस विटामिन में मिलती है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन इसका नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद बताइए, कौन सा विटामिन जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने, चर्म मतलब हमारी त्वचा, ठीक है, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। बताइए कौन सा विटामिन खट्टे फलों में मिलेगा और वो हमारी जो त्वचा है उसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। बताएं कौन सा विटामिन, आंसर क्या आपका सही होगा बताइएगा। तो याद रखें विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में मिलता है और इसमें है ना क्या होता है, मसूड़ों से अगर इसकी कमी होती है तो मसूड़ों से क्या होने लगता है, रक्त आने लगा, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारी किसके लिए, तो त्वचा के लिए कैसा होता है, त्वचा के लिए ज़रूरी होता है, त्वचा के रख रखाव अच्छे के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, विटामिन सी, और ये किससे मिलता है, तो ये हमको खट्टे फलों से मिलता है। किससे मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है। और इसकी कमी से हमको क्या हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खट्टे फलों से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन सी हमको खट्टे फलों से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। बताएं, सबसे ज़्यादा खट्टे फलों से तो मिलता ही है विटामिन, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, सेब में, आम में, या फिर आंवले में, या फिर दूध में। बताइए कि किस में सबसे ज़्यादा जो होता है विटामिन सी होता है। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें तो विटामिन जो है ना सी जो रहता है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, आंवले में मिलता है। सबसे ज़्यादा मतलब कि सर्वोत्तम स्रोत इसका क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। फिर आम से क्या मिलेगा, तो आम से हमें विटामिन ए मिलता है। आम से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन ए जो है हमें आम से मिलता है। विटामिन ए जो है हमें आम से मिलता है। ठीक है, दूध में कौन सी, तो केसिन प्रोटीन होता है, आप याद रखें। दूध में कौन सा, तो दूध में हमें केसिन प्रोटीन जो होता है, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो आंवला होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। बताइए किससे होता है, आपको अभी हाल ही हमने बता दिया है, फिर भी आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसकी कमी से मसूड़ों में से रक्त आने लगता है और हमारे दांत हिलने लगते हैं। बताइए किसकी कमी से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी हाल हमने बताया विटामिन सी की कमी से। क्या होता है, विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड इसका
रासायनिक नाम होता है? अभी हमने देखा आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है और इसी के कारण हमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों से रक्त आता है और हमारे दांत क्या होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले एक और आपको बता दें कि आपके जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमने एक मैथ की मैराथन क्लास भी ली है जो कि लगभग 2 घंटे की है। और उस 2 घंटे में हमने आपके जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उनसे संभावित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, हर क्वेश्चन हर टॉपिक से लिए हैं, चाहे वो साधारण ब्याज से या फिर चक्रवर्ती ब्याज से, लाभ हानि से लिए हैं। फिर हमने समय और जैसे कि वर्क एंड डिस्टेंस से लिए हैं, वर्क एंड टाइम से लिए हैं, है ना, और टाइम एंड डिस्टेंस से लिए हैं, और ट्रेन के क्वेश्चंस लिए हैं, नाव वाले क्वेश्चंस लिए हैं, टंकी नल वाले क्वेश्चंस लिए हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक आपको इस मैथ की एक ही क्लास में कंप्लीट कराए हैं। तो अभी तक अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए इस क्लास को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद क्लास रहने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में आप मिल जाएंगे आपके लिए। तो बिल्कुल आप है ना जितने अच्छे से, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो बिल्कुल टॉप 100 वाले सेक्शन में जाएं, हमारी प्लेलिस्ट में महिला पर्यवेक्षक के टॉप 100 वाले क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाएं और आपको ये वाली मैराथन क्लास मिल जाएगी। आप बिल्कुल इस क्लास को लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने अंक पक्के कर लीजिएगा। चलिए तो अगली क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले एक बार सभी लोगों के पास 20 सेकेंड्स हैं, एक बार सभी लोग क्लास को ज़ोरदार शेयर कर देंगे। जितने लोग क्लास देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड है या एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है या फिर नाइट्रिक एसिड है? बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में अभी हमने देखा किस में मिलता है, तो आंवले में मिलता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना और दांतों का फिर हलना, ये इससे होता है। और ये किससे मिलता है? तो खट्टे फलों से मिलता है। इसका कहाँ पर? खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। और इसका जो रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। जिससे क्या होता है? इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से हमको क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर वहीं पर देखें तो जो सिट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रिक जो लिखा है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक अम्ल जो है किस में मिलेगा? तो सिट्रिक अम्ल हमको किस में मिलेगा? जैसे नींबू है ना, और संतरा हुआ, ठीक है, संतरा, मौसम्बी हुआ, मौसम्बी हुआ, ठीक है, मौसम्बी, इनसे मिलता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलेगा? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये पालक में मिल जाता है। ऑक्जेलिक एसिड है ना, टमाटर में मिल जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है, तो आप इसको भी याद रखें। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि क्या होगा। बताइए कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? बताइए कौन सा जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, डी है या फिर ई है? बताइए कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे
और बताएंगे कि कौन सा है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे शरीर में विटामिन डी है। विटामिन डी जो है वो विटामिन डी हमारे शरीर में ये क्या नहीं होता है, तो भंडारित नहीं होता। हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो भंडारित नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भंडारित नहीं होता है। जबकि विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो अभी हमने देखा था यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, किस में होता है, हमारे यकृत में भंडारित होता है। लेकिन विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, तो जो है सन की रेज से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है और हमारे शरीर में ये क्या होता है, उसकी रेज से क्रिया करके फिर हमारे शरीर में बनता है, ना कि उसमें भंडारित रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कौन सा विटामिन जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बताइए विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के या फिर विटामिन ई। बताइए कौन सी है जो प्रतिरक्षा देता है। तो देखिए अगर हम देखें तो इसका आंसर देखें तो क्या होगा। देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो देखिए फर्स्ट क्या है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं इसको। विटामिन ई, विटामिन ई का काम क्या है, तो विटामिन ई का काम है जो प्रजनन क्षमता जो है उसको बनाए रखना, है ना। प्रजनन क्षमता बनाए रखना। ठीक है, प्रजनन क्षमता बनाए रखना किसका कार्य है, तो वो हमारा विटामिन ई का काम है। विटामिन के क्या करता है, तो रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा। क्या करेगा, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा। ठीक है, वहीं पर विटामिन सी जो है, विटामिन सी, तो विटामिन सी से क्या होता है, तो विटामिन सी से वही मसूड़ों में खून से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो राइट आंसर प्रतिरक्षा जो प्रदान करता है तो वो विटामिन ए है। क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, तो ए है, जो कि हमारी प्रतिरक्षा क्षमता हमको प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो अभी हमने आपको बता ही दिया था कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन एक तो पूरा बी ग्रुप। ठीक है, बी ग्रुप जो है, चाहे वो B1 हो, B12 हो, B6 हो, B3 हो, B2 हो, ये सब किसमें, जल में घुलनशील है। और एक कौन सा होता है, विटामिन सी। कौन सा होता है, एक विटामिन सी। बाकी जो है ये ए, डी और ई है ना, ये ए, डी, ई ये सब किसमें है, तो वसा में घुलनशील है। किसमें है, वसा में घुलनशील है। ये सब किसमें है, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है वो किसमें घुलनशील है, वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी किस में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि प्रातःकालीन धूप जो होती है वो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करती है। देखिए अभी हमने बता दिया कि विटामिन कौन से विटामिन है जो कि प्रातःकालीन, जो कि सुबह सुबह की धूप जो रहती है हमारे शरीर में कौन से विटामिन को बनाने का कार्य करती है। तो विटामिन ए को बनाएगी, विटामिन बी को, विटामिन सी को या फिर विटामिन डी को। बताइए कौन से विटामिन को बनाती है, हमारे शरीर में कौन से विटामिन को बनाने का कार्य करती है। बताएं कौन से विटामिन बनाती है। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे हमारे और बताएंगे कि कौन सा विटामिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन डी बनाती है। क्या बनाती है, विटामिन डी बनाने का कार्य करती है। क्या बनाने का कार्य करती है, विटामिन डी बनाने का कार्य करती है। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे, ठीक है। बताइए मछली के यकृत के तेल किसकी वही मछली के यकृत से जो तेल निकाला जाता है उसमें किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? बताएं कौन सा विटामिन होता है जो कि मछली के तेल जो यकृत से लिवर से निकाला हुआ जो ऑयल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा बताएंगे सभी लोग। आंसर इसको बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस विटामिन में मछली के तेल के मतलब मछली के तेल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। ए में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? तो विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में मिलेगा। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? तो वो मिलेगा मछली के यकृत की तेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कोले के ये गलत लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा है ना, कैल्सीफेरोल लिखा है ये, है ना, क्या लिखा है? कैल्सीफेरोल। बताइए कैल्सीफेरोल जो है वो किस रासायनिक यौगिक का नाम है? इनमें से किसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल? हल्दी कैल्शियम का या फिर विटामिन डी का, विटामिन बी का, विटामिन सी का? बताइए किसका नाम है कैल्सीफेरोल? किस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल? बताएंगे सभी लोग बताएंगे, आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। तो देखिए कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए क्या हो जाएगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताएं? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, रिबोफ्लेविन या फिर पायरिडॉक्सिन या फिर टोकोफेरोल? बताएंगे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बताएं सभी लोग आंसर लगाएं। क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे ना। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? जो विटामिन ई होता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में या फिर उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? बताइए किस चीज़ के लिए विटामिन ई विशेष है? बताएं विटामिन ई की ज़रूरत क्यों है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में या फिर उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? तो देखिए जो विटामिन ई है, विटामिन ई जैसे टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है, अभी हमने देखा क्या नाम है? टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है, टोकोफेरोल, ठीक है। टोकोफेरोल जो है इसका रासायनिक नाम है और ये जो है ये टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है और ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो हमारी जो लिंग ग्रंथियां हैं उन्हें सामान्य क्रिया में, है ना, उनकी लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रियाओं में ये क्या होता है? बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो रासायनिक इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के? बताएं रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, क्रियाशील है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के?
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखें, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है, तो वो विटामिन के महत्वपूर्ण है। कौन सा है? विटामिन के जो है वो महत्वपूर्ण है किसमें? तो रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन मतलब कि रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है, तो वो विटामिन के मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। अभी हल बताए, रक्त का थक्का किससे बनेगा, तो इससे तो इससे तो क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। ये किसके लिए, तो वो लैंगिक क्षमता के लिए मदद करता है। डी से रिकेट होता है, तो के क्या करता है, तो के क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। किसका? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को खून के जमने की आवश्यकता मतलब के लिए आवश्यक होता है, बताइए कौन सा विटामिन जो है खून को जमने में के लिए आवश्यक होगा। तो अभी हाल हमने देखा विटामिन के जो है इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बताएं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ताड़ का पेड़ तेल, या नारियल का तेल, या गेहूँ या अंकुर का तेल, या फिर राई का तेल। बताइए कौन सा तेल जो है जो कि है ना विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण है। बताएं विटामिन ई के लिए कौन सा तेल जो है वो महत्वपूर्ण है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, या फिर राई का तेल। बताएं। तो याद रखें, जो गेहूं अंकुर का तेल होता है ये क्या होता है, ये अंकुरण का जो अंकुरण होता है ना, गेहूं अंकुरण, ये क्या होता है, विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण होता है। गेहूं अंकुरण जो अंकुरित किए हुए विटामिन्स होते हैं वो क्या होता है, तो वो विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए? विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। दांतों में हमारे क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर खनिज होता है। बताएं हमारे दांतों में महत्व इनमें से क्या चीज़ है जो हमारे दांतों में होती है। दांतों में क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, या फिर खनिज। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और बताएंगे क्या होता है। तो देखिए हमारे दांतों में क्या होता है, तो हमारे दांतों में कैल्शियम होता है। क्या होता है? हमारे दांतों में कैल्शियम होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे दांतों में? कैल्शियम हमारे दांतों के अंदर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या है इसका? कैल्शियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। बताइए विकृति दांत के में किसके कारण से विकृति आ जाती है। फ्लोरीन की कमी से, क्लोरीन की कमी से, या फ्लूओरीन की कमी से, या ब्रोमीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। बताइए आयोडीन इनमें से किस चीज़ की कमी हो जाएगी जिससे हमारे दांतों में विकृति हो जाती है। अगर देखें आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। विटामिन आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा। जबकि दांतों की जो विकृति होती है वो किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन के कारण क्या होता है? दांतों में हमारी विकृति हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं। तो दांतों की विकृति के लिए ऐसे बचाव के लिए हमें क्या लेना चाहिए? अच्छी मात्रा में जो है फ्लोरीन लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा से भी खराब होते हैं और कम से भी होते हैं। तो नियमित जितनी बताई गई है उतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। बताएं धड़कन जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। सोडियम, गंधक, या फिर पोटेशियम, या फिर लोहा। बताइए कौन सा हमारी जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। सोडियम होता है, गंधक होता है, या पोटेशियम या होता है, या फिर लोहा होता है। बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, सॉरी आयरन, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आयरन हो जाएगा। ठीक है, हमारी हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो उसके लिए लोहा आवश्यक होता है, आयरन आवश्यक होता है। पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? तो केले से, केले में पोटेशियम होता है। ठीक है, केला खाने से पोटेशियम की मात्रा, मतलब पोटेशियम की कमी दूर होती है। ठीक है, बताइए सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागरी खरपतवार होते हैं उनको खाने से क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा या फिर आयोडीन मिलेगा। लोहा मतलब आयरन की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, आयरन। बताइए तो सागरी जो खरपतवार होते हैं उनका वो इनमें से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताएं किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहे, आयरन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर आयोडीन का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा वहाँ से? आयोडीन की कमी को पूरा, है ना, आयोडीन की का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो सागरी खरपतवार जो होते हैं वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है, सेम है, मूली है या फिर गेहूं है। बताएं किससे आयोडीन सबसे ज़्यादा मिलेगा? हाँ, आयोडीन किससे ज़्यादा मिलता है? शैवाल से, सेम से, मूली से या फिर गेहूं से। बताएं किससे ज़्यादा मिलता है शैवाल? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किससे मिलते हैं? तो देखिए जो शैवाल होते हैं उससे क्या होता है? हमको आयोडीन की मात्रा मिल जाती है। आयोडीन का स्रोत क्या होते हैं? शैवाल होते हैं खासकर, और ये जो सागरी खरपतवार के रूप में उपयोग होते हैं, तो इसलिए ये आयोडीन की अच्छी मात्रा मिल जाती है हमें शैवाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। बताइए जो हमारी उपास्थि होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके निर्माण में कौन सा आवश्यक तत्व होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या फिर सिलिकॉन। बताइए किस में हमारी हड्डियों के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व जो रहता है आवश्यक होता है? अगर हम जिंक की देखें तो जिंक क्या होता है? जब डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब कि डायरिया जो दस्त वगैरह लगते हैं तो उस समय क्या होता है? जिंक की गोलियां दी जाती हैं ना, है ना। और जो हमारी हड्डियों का निर्माण करता है तो वो क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस को निर्मित करने के लिए होती है? मांसपेशियों के कार्य के लिए, खून जमने से रोकने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए या फिर सभी के लिए। बताइए जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो किसके लिए होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए होगी? तो हड्डियों के विकास के लिए। किसके लिए? हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर इसके अलावा खून जमने के लिए भी थोड़ा, और मांसपेशियों के कार्य के लिए। तो उपरोक्त में से जो सभी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन मेनली किसके लिए होती है? तो हड्डी के विकास के लिए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो आज के ये जो क्वेश्चन थे हमारे समाप्त हुए, और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर हमें बताइएगा, और क्लास को जाते समय शेयर करके ज़रूर जाइएगा सभी लोग। और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ सभी लोग से निवेदन है कि सभी लोग हमारी क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आए क्लास को तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आज ही नए हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।